पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। राकेश बंसल, विकास सेठी, हेमंत ठुकराल हमारे साथ है। शुरुआत होने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में एसजीएक्स निफ्टी 40 अंकों के नुकसान के साथ 8100 के बेहद करीब खुलने की संकेत देता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी यहां पर भी इंटरेस्टिंग मूव दिखा है। कल पहले शुरुआत में दिखी कि बाजार के मुकाबले में, निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा कमजोरी, बाद में रिकवरी, फ्लैट बंद होता दिखा बैंक निफ्टी भी। हेमंत, क्या ट्रेड यहां पर लेंगे और कोई बैंक स्टॉक जो आपके रडार पर जहां लोग या शॉर्ट बनाना चाहेंगे, खासतौर से आईसीआईसी बैंक जहां कल कमजोरी अच्छी दिखी थी? देखिए अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा मिक्स्ड रुझान सा देखने को मिला है कल, और ऐसा भी नहीं डिवाइड कर सकते कि आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि विद इन देम भी अलग अलग रुझान है। अगर आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक दोनों में कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। कोटक बैंक में फ्रेश लॉन्ग होता हुआ नजर आया है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक कंटिन्यूज टू बी वीक। मेरे ख्याल वो एक ऐसा काउंटर है जो अभी भी वीकनेस कंटिन्यूस दिखा रहा है, और वो इट मे हैव टू टेस्ट 275 280 ऑल्सो ऑन द डाउन साइड। अगर आप पीएसयू बैंक्स की बात करें, कल काफी वीकनेस मेरे हिसाब से अभी भी है उनमें। यूनियन बैंक, ओरिएंटल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें अभी भी वीकनेस नजर आ रही है। बट मैं एक बैंक जरूर बोलना चाहूंगा पीएसयू बैंक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बिल्कुल अलग से आउट परफॉर्म कर रहा है सारे बैंक्स को। वहां आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। 155 का स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट रहेगा 172। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक, ये दो बैंक्स ऐसे लग रहे हैं विच आर रेडी टू मूव अप, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स में अभी भी वीकनेस के ही सिग्नल आ रहे हैं और अभी भी शॉर्ट्स ही बन रहे हैं। तो वहां ओवरऑल बैंक निफ्टी सेटअप इज स्टिल वीक। ओके, बैंक निफ्टी का सेटअप अभी भी कमजोर है, ये राय आती हुई। बाजारों की तैयारी हो चुकी है, प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआत हो चुकी है इनफैक्ट, और अब आप देख सकते हैं 55 अंक ऊपर सेंसेक्स नजर आएगा और 15 अंकों की मजबूती आपको दिखेगी निफ्टी में। हीरो मोटोकॉर्प 4.25% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर है। तो ये दो स्टॉक है जो पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कमजोर है टाटा मोटर्स, 5.5% का नुकसान। यहाँ पर रुपए की चाल पर डालिए नजर, एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही है। 64 के लेवल पर क्लोज हुआ और वहीं पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। 1 पैसे की कमजोरी रुपए में आपको इस वक्त नजर आएगी। तो करेंसी मार्केट से संकेत कोई खास बुरे नहीं, इनफैक्ट स्टेबल से है। टाटा मोटर्स में 4.5% की गिरावट, एसीसी 1.5% नीचे, एलएनटी में 1% के आसपास का नुकसान है। कोटक बैंक भी उतना ही कमजोर है। एमएनएम का स्टॉक 2.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 2% ऊपर। ऐसा लग रहा है कि मानसून के जो फुटेज हमने इतने चलाए हैं हर्षदा, उसका असर प्री ओपनिंग सेशन में ट्रेडर्स पर दिख रहा है। जो कुछ भी मानसून से प्रभावित होने वाले ऑटो स्टॉक्स हैं, वहां पर प्री ओपनिंग सेशन में थोड़े हरी चांस के साथ टिक्स होती हुई दिख रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर कारोबार, हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर मानसून पर काफी डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन एक और स्टॉक कोल इंडिया, जहां पर 0.5% के आसपास की मजबूती है। कुछ और स्टॉक्स, इनफैक्ट कोल इंडिया ही क्यों नहीं, जहां पर एक काफी जबरदस्त कवरेज आता हुआ दिख रहा है एफआईज की तरफ से। सीएलएसए की तरफ से देखिए खरीदारी की राय बरकरार है, 455 रुपए का लक्ष्य है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर टारगेट अपना अच्छा बढ़ाया है, 370 से बढ़ाकर 450 के आसपास का किया है। क्या लग रहा है हेमंत, वायदा कारोबार में कोल इंडिया खरीदारी करने की राय होगी आपकी? देखिए मेरे हिसाब से ये ऐसा स्टॉक है अनिल जी, जो वेट कर रहा है कि मार्केट बढ़े और अब उसके साथ ही आउट परफॉर्म करे। स्टॉक हैज बीन आउट परफॉर्मिंग और कोई शॉर्ट पोजीशंस गिरती हुई मार्केट में नजर नहीं आई हैं। हमेशा या तो प्रॉफिट टेकिंग हुआ है या फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 365 370 जहां इसने एक ब्रेकआउट दिया था, अगर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो टारगेट आपको 425 430 भी मिल सकता है। और अगर आप बहुत एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म खिलाड़ी हैं तो 380 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें लॉन्ग ही रखना है, ये शॉर्ट कैंडिडेट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा। कोल इंडिया काफी एक्टिव रह सकता है आज, और प्री ओपन सेशन में करीब 1% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। दूसरे काउंटर सेशन में आज तेजी की पोजीशंस ली जाए या नहीं, उनमें बजाज फाइनेंस पर मैं विकास आपकी राय लेना चाहूंगी। 1400 करोड़ का कंपनी क्यूआईपी लाने वाली और फ्लो प्राइस 4,400 रुपए पर रखी है। क्या असर देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स ये देखना होगा कि कंपनी जो फंड्स रेज कर रही है उसका इस्तेमाल किस खास पर्पस के लिए किया जाएगा, उसकी फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। लेकिन क्या कॉल है शेयर पर? जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने कल जो अनाउंसमेंट किया है वो एक मुझे पॉजिटिव ही नजर आता है, और बाकी एक अच्छी कंपनी है, और अगर बाजार में सेंटीमेंट सुधरते हैं तो इस स्टॉक में भी अपसाइड देखने को मिलना चाहिए। तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे इनमें अगर किसी के पास है तो उनको होल्ड करना चाहिए, और बाकी खरीदी भी थोड़ी बहुत की जा सकती है। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर
बजाज फाइनेंस के स्टॉक पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके कहां बन रहे हैं। सारी ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए। जी, आज ज्यादातर कॉल्स पे बैंकिंग काउंटर्स में खास करके कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। पहले कॉल से शुरुआत करते हैं। जेके दोषी ने येस बैंक में बिकवाली करने की राय दी है। कल इनका मानना है कि कल की कमजोरी आज भी बरकरार रहने का अनुमान है और 3 से 4 दिन में 800 तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। अगला कॉल भी बैंकिंग काउंटर से ही निकल कर आ रहा है। जय ठक्कर ने फेडरल बैंक में बिकवाली करने की राय दी है। पिछले 5 दिनों में करीब 5% की गिरावट अपने हाई लेवल से ये स्टॉक दिखा चुका है और 2 से 3 दिन में 124 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी बिकवाली करके चलने की राय। माना जा रहा है कि 10% का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राकेश बंसल। गुड मॉर्निंग राकेश, बताइए आज आपके 2 टॉपिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। मेरे दोनों कॉल सेल कॉल हैं। पहला कॉल सेल कॉल है हेक्सावेयर के ऊपर। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बेरिश है। कल के सत्र में भी एक 60 मिनट चार्ट पे एक नया ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मेरा मानना है 281 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 255 के टारगेट के लिए हेक्सावेयर को बेचना चाहिए और ये टारगेट्स 1 से 2 दिन में अचीव हो सकते हैं। दूसरा सेल कॉल है यूनियन बैंक पर। इसमें भी कल के सत्र में एक फ्रेश 60 मिनट चार्ट पर एक क्रैक देखने को मिला है। 163.50 के स्टॉप लॉस के साथ यूनियन बैंक को बेचने की राय है 145 के टारगेट के लिए। जी, तो दोनों ही कॉल्स बिकवाली के राकेश बंसल की तरफ से। थैंक यू राकेश। आखिरी कॉल है इंद्रनाथ विश्वास का। इन्होंने ज्योति लैब्स में खरीदारी करने की राय दी है। कल के कारोबारी सत्र में 8% की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी और इनका मानना है कि वो तेजी आज भी बरकरार रहने की उम्मीद है। 7% का रिटर्न अगले 2 से 3 दिन में ये काउंटर दे सकता है। 291 तक के लेवल्स आगे चल के देखने को मिल सकते हैं। आज 5 में से 4 कॉल्स में जानकार कमजोरी करने की राय दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई यहाँ पर आज इन सारे ट्रेडिंग कॉल्स पर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और रिलायंस पावर, इस पर राय लेना चाहता हूँ। हेमंत, आपके साथ खबरें आ रही कि जो इनका एक यूएमपीपी है वहां पर कॉल प्रोडक्शन पर लिमिट किया है। 20 मेट्रिक टन के बजाय 16 मेट्रिक टन का ही प्रोडक्शन निकालने की बात यहाँ कही है सरकार ने। मोहर कोल माइंस से यहाँ पर जो खबरें आती हुई दिख रही है रिलायंस पावर के लिए, ये नेगेटिव खबरें समझी जा रही है। ये बताएं, क्या स्टॉक शॉर्ट करने का एक मौका दे रहा है ट्रेडर्स को वायदा कारोबार में? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से परसों जो बिकवाली आई सारे एडीएजी काउंटर्स में और एक्सेसिव शॉर्ट्स बने, कल उनमें कोई खास शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली, तो वीकनेस तो मेरे ख्याल परसों से ही सिंक इन कर चुकी है इन काउंटर्स में। रिलायंस पावर अगर आप देखिए, मुझे द वे इट गेव अवे, जिस तरह इसने 50 का घर तोड़ा नीचे की साइड पे और फिर उसके बाद 4750 का भी एक सपोर्ट तोड़ दिया, तो बहुत वीकनेस लग रही है। मेरे ख्याल से इट कैन इवन टेस्ट 41-42, तो इसमें शॉर्ट पोजीशंस ही रखनी है। हाँ, स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, वो मैं रखूंगा 4650 का। अगर उसके ऊपर जाता है तो मैं एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशंस काट लूंगा। ओके, 4650 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट्स कट कर लें, वरना वो शॉर्ट साइड की पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। कुछ और काउंटर्स जिनमें आज एक्शन की उम्मीद, उसमें मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ विकास। आइडिया पर कंसल्टिंग कंपनी ने अपने मोबाइल डेटा के रेट्स, ऑफ कोर्स ये प्रीपेड यूजर्स के लिए ही है, और उसमें एक 100% हाइक ली है एनसीआर रीजन में। आई एम गेसिंग ये रेस्ट ऑफ इंडिया में भी शायद ये हाइक लेकर आएंगे। कितना बड़ा फायदा मिलेगा कंपनी को इस पर्टिकुलर हाइक से, क्योंकि आप 2G प्लान देखिए, 3G प्लान देखें, 2G प्लान दोगुना कर दिया है उसकी प्राइसिंग, 3G प्लान की दरें 33% बढ़ाई हैं। टेलीकॉम में आइडिया, क्या कॉल लिया जाए? देखिए अर्शिदा, ये जो रेट हाइक करी है कंपनी ने, ये एक बेहद ही पॉजिटिव न्यूज है। और कल के खराब बाजार में भी, जब बाजार खराब भी था तब भी आइडिया का शेयर पॉजिटिव ही था, और मेरे ख्याल में उसके साथ साथ जो बाकी भी टेलीकॉम स्टॉक्स है जैसे भारती, वो भी पॉजिटिव थे। तो मुझे लगता है ये न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, और अगर ये पूरे नेशन वाइड ही अपने जो डेटा प्राइसेस है उसको हाइक करती है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ बिग पॉजिटिव। और स्टॉक ऑलरेडी अपने ऊपरी स्तरों से पिटा हुआ है, तो करंट लेवल्स पे इस पे होल्ड करने की या ऑन एनी डिक्लाइन खरीदारी करने की राय रहेगी मेरी। ओके, तो ये आइडिया सेलुलर पर ये राय आती हुई दिख रही है, खरीदारी करने का मौका। ल्यूपिन, यहाँ पर ब्लड प्रेशर की एक दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। $16 करोड़ का इसका बाजार है, बड़ा बाजार है ल्यूपिन का स्टॉक काफी वोलेटाइल हुआ है, कुछ कमजोर भी हुआ है पहले, और अब राय यहाँ पर आपसे लेना चाहता हूँ हेमंत, क्या कहीं कोई संकेत हैं खरीदारी के ल्यूपिन में,
यदि हाँ तो क्या करना चाहिए? लुपिन और इसके साथ ही कोई और फार्मा स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? देखिए अनिल जी, जहां तक फार्मा एज अ पैक की बात रह गई, उसमें मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्टॉक्स में वीकनेस ही मुझे ज्यादा नजर आ रही है। देखिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहा है कि इस बार जो डिफेंसिव्स हैं उनमें भी वीकनेस काफी रही है, चाहे वो एफएमसीजी हो या फार्मा हो। हम सन फार्मा का एग्जांपल ले सकते हैं, शॉर्ट्स हर लेवल पे बनते आए हैं। लुपिन लेकिन थोड़ा सा अलग रहा है क्योंकि आफ्टर अ वेरी बिग करेक्शन लास्ट 5 to 10 सेशन स्टेबल रहा है स्टॉक, या फिर लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। कल हमने जो बिकवाली देखी वो प्रॉफिट टेकिंग रहते हुए देखी। अभी भी मेरे ख्याल से जब तक वो 1680 और 1700 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर ट्रेड करता है, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से एक बार दोबारा 1820 1825 तक जा सकता है। सो एज अ सेक्टर फार्मा मुझे बहुत ज्यादा कोई तेजी, कोई ऐसा पर्टिकुलर काउंटर भी याद नहीं आ रहा है जिसमें बहुत अच्छी पोजीशंस बनी हो। बट लुपिन एज अ डिफेंसिव प्ले यू कैन बाय। शॉर्ट तो मैं करने की सलाह नहीं दूंगा लुपिन अभी, बट आप बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1680 एंड अ टारगेट ऑफ 1820। ओके, 1680 और का स्टॉप लॉस और 1820 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशंस लुपिन में ली जा सकती है। ये काउंटर करीब 2.5% पिटा है पिछले कुछ सेशंस में। आज ऑफ कोर्स हल्की सी रिकवरी लौटती हुई। टाटा मोटर्स का स्टॉक आपके लिए हाजिर करेंगे कि यहाँ पर प्री ओपन सेशन में वैसे भी हमने देखा ऑटो कंपनियों में कुछ खरीदारी के संकेत। टाटा मोटर्स हालांकि ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, 1% नीचे है। जेएलआर के यूके सेल्स में 11.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। जैगवार लोन 17% से ग्रो हो रहा है इस मार्केट में, और लैंड रोवर की सेल्स में करीब 10% की बढ़त देखने को मिली है। ये इस मंथ के नंबर्स हैं, मई की बिक्री के आंकड़े हैं। विकास, क्या मौका है टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का 400 450 के आसपास? देखिए हर्षिता, जो फिगर्स आए हैं इनके जो ओवरसीज सेल्स के, वो काफी इंकरेजिंग है, अच्छे फिगर्स है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे ऊपरी स्तरों से काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है और इन लेवल से इस स्टॉक में एक तेजी का रुझान बनना चाहिए। जब कभी भी बाजार में सेंटीमेंट्स इंप्रूव होते हैं तो ये स्टॉक में एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू करनी चाहिए स्टॉक में। यहाँ पर खरीदारी करने की राय लोअर लेवल्स पर आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक ओएनजीसी, यहाँ पर एक ब्राजीलियन वेंचर से इन्होंने पुल आउट किया। इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है ओएनजीसी विदेश, कल के सेशन में भी स्टॉक में काफी इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा था। जहां दूसरे ऑयल एंड गैस स्टॉक मजबूत थे, यहाँ पर 2% की कमजोरी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखा था। राकेश, चार्ट्स देखकर बताएं क्या राय बनती है ओएनजीसी पर? अनिल जी, काफी नेगेटिव चार्ट्स हैं। क्लियरली सेल ऑन रैली वाला काउंटर है। कल 301 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग ली है और 300 रुपए नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो एक बड़ा डिक्लाइन स्टॉक में देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 280 282 के स्तरों तक का। 300 रुपए के लेवल पर नजर रखनी चाहिए अनिल जी। ओके, 300 तक के लेवल्स होल्ड कर पाता है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस स्टॉक के लिए। सेंट्रल बैंक जिसने ऑफ कोर्स बेस रेट काटा है, लेकिन उससे बड़ी जो खबर है कि टियर 1 कैपिटल कंपनी रेस करने वाली है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति मिल गई है 5000 करोड़ की कैपिटल को रेस करने की। QIP, राइट्स इशू, FPO, वेरियस ऑप्शंस है कंपनी के पास, उसे एक्सरसाइज करेंगे। विकास, क्या सलाह होगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर, इन छोटे बैंक्स पर क्या इस समय खरीदारी का मौका है पिछले दिनों की बिकवाली के बाद? देखिए, न्यूज जो आप बता रहे हो वो पॉजिटिव नजर आती है, बट फिर भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो छोटे बैंक्स हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट कम रहेगा। और मेरी राय में अगर किसी को पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ जाना है तो आई थिंक कि गिरावट के बाद जो बेस्ट बेट होगी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की जो बैंकें हैं जो भी काफी पिक चुकी है, उनमें एक ध्यान रखना चाहिए बनिस्बत कि ये जो छोटे मझोले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें। ओके, ओबेरॉय रियल्टी, इसके चार्ट पर नजर डालिए। ये बताएं राकेश की क्या राय यहाँ पर बनती है। आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है क्रेडिट स्विस ने, यहाँ पर आज जो रिपोर्ट है लक्ष्य बढ़ाया है, लेकिन हालांकि ज्यादा नहीं, 330 से 340 का किया है। क्या करना चाहिए ओबेरॉय रियल्टी में? अनिल जी, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। इस खराब बाजार के अंदर काफी कम कंपनीज ऐसी मिल रही हैं टेक्निकली जिनमें चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बड़ा, छोटा, मीडियम, तीनों स्ट्रक्चर इसके पॉजिटिव है। रुझान लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का है। मेरा ऐसा मानना है अगर जिस तरीके से मार्केट में गिरावट है, किसी का नजरिया है, तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। निचले स्तरों पर 270 से लेकर 275 एक अच्छा सपोर्ट जोन है।
ऊपर में 330 जिन लक्ष्यों की अनिल जी अभी बात हुई है वो एक रेजिस्टेंस है, बट जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये 330 के लेवल को भी तोड़ने का आने वाले समय में पोटेंशियल रखता है, और एक बार 330 के लेवल्स टूटते हैं तो एक बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बड़ी तेजी की संभावना 330 के ऊपर निकलती हुई नजर आएगी, ये राय आती है, लेकिन देखना होगा उस लेवल के पार पहुंच पाते हैं या नहीं। इंटरेस्टिंग लेवल्स है यहाँ पर जस्ट डायल के लिए प्री ओपनिंग सेशन में। राकेश, आप कह भी रहते कि 1200-1220 की रेंज में आप शॉर्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग एक और जो रिसर्च पीस आ रहा है वो मैं आपको बता दूं कि जस्ट डायल में बायबैक कोई बहुत बड़ा नहीं है, और उस लिहाज से राकेश जो राय दे रहे हैं उस पर गौर फरमाना चाहिए कि क्या वाकई में वो लेवल शॉर्ट करने की, क्योंकि जो बायबैक की साइज है वो 170 करोड़ की है और अभी जो मार्केट कैप है उसका मुश्किल से 2% है, यानी कि कोई बहुत भारी भरकम, और 2% अगर आपको खरीदना हो अभी के मार्केट कैप का तो आप समझ सकते हैं कि वो बायबैक आप चाहें तो कुछ ही मिनटों में भी पूरा कर सकते हैं। हेमंत, आप क्या राय देंगे जस्ट डायल पर अगर आज 1200 के आसपास शुरुआत हो तो? देखिए, मेरे हिसाब से कल भी मुझे तो डेटा वाइज इतना खराब नहीं लग रहा है। मुझे कल थोड़ा सा उसमें बाइंग नजर आया लोअर लेवल्स पे, तो मैं थोड़ा सा विपरीत सोच रहा हूं। मेरे हिसाब से द स्टॉक कैन मूव टूवर्ड्स 1250-1265, तो मैं एक स्टॉप लॉस उल्टा 1170 का लगाकर इस स्टॉक में बाइंग की सलाह दूंगा। और मेरे जहां तक मेरा आइडिया है, द वे दी ओपन इंटरेस्ट हैज बीन एडेड अप इन दिस स्टॉक, इसमें भी कोई किसी भी गिरावट में बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस देखने को नहीं मिली हैं, तो ये काफी हद तक एक स्ट्रांग और एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। सो आई विल बी एक्चुअली बाइंग दिस स्टॉक रादर देन सेलिंग। यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिख रही है, भारतीय बाजारों की पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, और आप देख सकते हैं शुरुआत जो हुई है 45 अंक नीचे सेंसेक्स पर हुई है और 25 अंक नीचे निफ्टी पर। 8100 पर खुलता हुआ निफ्टी इस वक्त, और सेंसेक्स में नुकसान 70 अंकों का इस वक्त नजर आएगा, तो कमजोर शुरुआत होती दिख रही है। और इस कमजोरी को लीड करता हुआ वेदांता का स्टॉक 1.5% नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.5% नीचे, टाटा मोटर्स 1% नीचे, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कमजोरी की तरफ लीड करते हुए दिख रहे हैं बाजार को। लेकिन कोल इंडिया 2% की मजबूती और लुपिन में 1.5% का इजाफा, आइडिया सेल्युलर 1% ऊपर है, बीपीसीएल यहां पर भी 1% के आसपास की मजबूती। ये स्टॉक हैं जो थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त बाजार को। आइए वायदा कारोबार की तरफ, और यहां पर जस्ट डायल मुश्किल से 3.5% ऊपर खुला है, 1205 का जो हाई था। चलिए, राकेश की रेंज तो अचीव हुई 1200-1220 की, और वहीं से स्टॉक आप देखिए 50 रुपए नीचे भी है, मुश्किल से 3% की तेजी जस्ट डायल में बची। और जो हम कह भी रहते हैं कि बायबैक कोई बहुत बड़ा नहीं है, कुछ ही मिनटों में शायद पूरा कर पाए अगर करना चाहें तो ऐसे में अब जो जस्ट डायल की मजबूती है वो काफी लिमिटेड है, मुश्किल से 3% के आसपास की, 3.5% के आसपास की। कोल इंडिया 3% मजबूत, ये स्टॉक है जो निफ्टी को सहारा देता हुआ दिख रहा है। बाटा में आज 1% की मजबूती बन रही है, लेकिन निफ्टी में इसके अलावा जो मजबूती दे रहे हैं उसमें बीपीसीएल है, आइडिया सेल्युलर है, इनफैक्ट सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर आज तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एचपीपी उनमें आगे इस वक्त आपको नजर आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस कल की मजबूती को आगे बढ़ाता हुआ। आइए कमजोर शेयरों की तरफ, आईआरबी इंफ्रा 2% नीचे, जेपी पावर 2.5% नीचे, डीएलएफ में 2% का नुकसान है, जेएसपीएल 2% नीचे, आईआरबी इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, तो ये हमेशा वाले जो हाई बीटा कमजोरी वाले स्टॉक्स है वहीं पर कमजोरी होती दिख रही, लेकिन रिकवरी होती दिख रही है, और वो रिकवरी दिख रही है आपको बाजार में। अब महज 25 अंक 20 अंक नीचे सेंसेक्स है, और निफ्टी मुश्किल से 9 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा, तो काफी कुछ रिकवरी इस वक्त बाजार में लोअर लेवल से होती हुई दिख रही है। लेकिन नेस्ले एक और स्टॉक है जो 5% कमजोर है। निफ्टी का आज का लो है 8,100 का, और हाई है 8,122 का, हाई पॉइंट की तरफ आता हुआ निफ्टी। हर्षदा, और कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर है? अनिल, जीवी के पास इंफ्रा में हमने देखा है करीब 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला। इनफैक्ट जीवी के अपने एयरपोर्ट सर्विसेज बिजनेस को अलग से एक सब्सिडी में डालने वाली है, तो शायद उसका कुछ इम्पैक्ट आता हुआ। अदानी एंटरप्राइजेस कुछ स्टेबल हो चुका है उस मेजर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बाद, 1% के गेन्स इसमें आ लौटे हैं। आइडिया सेल्युलर 1% ऊपर, उन्होंने डेटा टैरिफ दिल्ली और एनसीआर में बढ़ाया है और उसका कुछ हल्का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ। लुपिन में लगभग 0.5% से ज्यादा के गेन्स बनते हुए दिखाई दिए हैं, कंसिडरिंग इनको यूएस एफडीए नॉड मिला है एक ब्लड प्रेशर की दवा के लिए, जिसका मार्केट करीब $16 करोड़ का है। इसके साथ ही आप देखिए दूसरे काउंटर जहां पर थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ, आज मैस्टेक में काफी खरीदारी हो रही है, 3% ऊपर है ये काउंटर, 430 पर मैस्टेक कारोबार कर रहा है।
3% के गेंस। दीपक फर्टिलाइजर 1% ऊपर कारोबार करता हुआ। BEML में थोड़ी बहुत खरीदारी आती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है क्लियर कट एक्शन तेजी का आया है। गति हालांकि आज 3% नीचे। जेपी ग्रुप की कंपनियों में किसी तरह का राहत नहीं मिल रही है। जेपी पावर आज नीचे फिसलता हुआ। इनफैक्ट आर पावर आपके लिए हाजिर करते हैं 1.5% नीचे। जैसे हम आपको बता रहे थे कि सासन पावर प्लांट के लिए इनके एक और कोल ब्लॉक में यहाँ पर जो कोल माइनिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब 20 मिलियन टन से 16 मिलियन टन पर आएगा। तो वो एक इम्पैक्ट करेगा इनके सासन पावर प्रोजेक्ट को। तो वहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। वैसे अब पूरा एडीएजी पैक देखें तो आरकॉम में 1.5% की गिरावट, आर कैप भी ½ % नीचे है, आर इंफ्रा में भी ½% का नुकसान देखने को मिला है। तो ये कुछ काउंटर्स है जहां पर सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव है। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर आज 3% नीचे। आलोक इंडस्ट्रीज जैसी छोटी पेनी कंपनियां जब हो चुकी हैं, जिस तरह की बिकवाली आई है, इनमें भी गिरावट हावी। यूनिटेक कल का एक आउट परफॉर्मर था, रिकवरी आई, आज देखिए फिर 2% नीचे। तो धुलाई हो रही काउंटर्स की जहां पर फंडामेंटली कंसर्न्स हैं, इश्यूज हैं। इन सब काउंटर्स में हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस बनी हुई हैं। टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, सन फार्मा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें आज हम देख रहे हैं खरीदारी हो रही है। तो मिड कैप फार्मा काउंटर्स में हम देख रहे हैं फिर से रुझान हल्की तेजी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी हालांकि इस बीच अनिल 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान दिखा रहा है। तो यहाँ पर वो सेल साइड से ज्यादा बनता हुआ दिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोल इंडिया का स्टॉक तो अब भी 4.5% मजबूत है। जस्ट डायल यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड भी होता हुआ दिखा है। 1190 रुपए पर यहाँ पर 65,000 शेयरों का एक सौदा होता हुआ दिखा है जस्ट डायल के काउंटर पर। हालांकि स्टॉक वहां से काफी नीचे 40 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है, लेकिन 1190 के लेवल पर यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड जरूर हुआ है। इंटरेस्टिंग है, ये स्टॉक अपनी शुरुआती बढ़त को पूरी तरह से गंवाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। राकेश, इसी पर एक बार पहले आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आप कह भी रहे थे कि 1200-1220 वो रेंज है जहां पर शॉर्ट पोजीशन का अच्छा मौका है। हालांकि बहुत ट्रेड उन लेवल्स पर किया नहीं, तुरंत ही नीचे आ गया है। इस वक्त है फ्यूचर मेरे ख्याल से 1155 के आसपास। क्या ये शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस क्या होगा इस वक्त और टारगेट? देखिए अनिल जी, एक चीज कहना चाहूंगा, अक्सर हमने पहले भी काफी इस तरीके से मार्केट से बायबैक आते हुए देखे हैं, जिस चीज को विकास जी ने भी बोला था कि कोई अट्रैक्टिव बायबैक नहीं है। अक्सर ये बायबैक आते हैं गिरते हुए प्राइस को रोकने के लिए, और जैसा भी आप लोगों ने भी बताया कि बायबैक ज्यादा बड़ी क्वांटिटी का नहीं है। स्ट्रक्चर काफी खराब है अनिल जी। अगर हम देखें तो लिस्टिंग के बाद से जो एक बड़ा मूव आया था वो खत्म हो चुका है टेक्निकली। ऊपर में 1200-1220 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है तो 1220 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगेगा। उछाल पे बेचना चाहिए, और जिस तरीके से इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता है कि ये बायबैक कोई ऐसी न्यूज बनेगा जिसके चलते इसके अंदर कोई रैली ट्रिगर हो। दूसरी तरफ अगर हम आज एक और काउंटर देखें, कोल इंडिया के अंदर आज एक गैप के साथ एक ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि ऊपर में 405-406 तक स्टॉक गया है, 400 रुपए के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट लिया है, एक गैप अप ओपनिंग दी है। और अक्सर हमने देखा है कभी कोई अगर टेक्निकल ब्रेकआउट होता है गैप के साथ तो एटलीस्ट वो रनअप जो होता है वो चलता है। अगर मार्केट में कोई पुल बैक बनता है तो कोल इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आज के लोस जो कि 392 के अराउंड हैं, उनके स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के नजरिए से कोल इंडिया में भी एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है 415 से 418 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये फिलहाल कॉल्स जहां पर तेजी की जा सकती है। कोल इंडिया स्पेशली 3.5% के गेन्स पर आज कारोबार करता हुआ। फायदे बाजार के एक्शन के लिहाज से देखें, जो काउंटर्स फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें आइशो मोटर्स है 1.5% ऊपर, आइडिया में तेजी बनती हुई, ब्रिटानिया में खरीदारी हो रही है, लेकिन टॉप ट्रेड्स में कोल इंडिया और जस्ट डायल ही है। जो सेल साइड की पोजीशंस है वो दोबारा आ रही है रियल्टी काउंटर्स में। HDIL 2.5% नीचे, DLF 2.5% नीचे। इधर क्या एक क्लियर कट शॉर्ट कॉल लेना बेस्ट है हेमंत? इंडिया बुल्स रियल में भी हम देख रहे हैं करीब 1.5% का नुकसान। देखिए हर्षिता, मैं जिस तरह से ये हाई बीटा स्पेस कल निचले स्तर से ऊपर आए थे वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग था, एक रिबाउंड रैली था। तो आज वापस से शॉर्ट्स बनना अगेन वही सिग्नल कर रहा है कि वीकनेस विल कंटिन्यू टू हर्ट देम। और DLF तो अगर आप देखिए 150 से लेके 110 तक कॉल राइटर्स हर लेवल पे बिल्कुल चढ़ चढ़ कर कॉल्स बेच रहे हैं। तो मुझे तो एक्चुअली DLF लगता है 99 और 100 रुपए तक आता हुआ। तो शॉर्ट ही, अगर आप शॉर्ट है तो शॉर्ट ही रखिए। फ्रेश शॉर्ट्स भी अगर कर रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस लगाइए 113 का और स्टॉप अपने आप को शॉर्ट ही रखिए।
HDIL में भी कल 100 की कॉल में काफी एडिशन हुआ है, उसमें भी शॉर्ट पोजीशंस आप मेंटेन कर सकते हैं या फ्रेश शॉट्स भी ले सकते हैं। उसमें 92, 93 का टारगेट और 103 का स्टॉप लॉस। ये राय आती है यहाँ पर रियल एस्टेट काउंटर्स पर, जहाँ पर काफी वॉलेटिलिटी, आज दिन फिर से कमजोरी का साफ तौर पर नजर आ रहा है इन शेयरों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह से ये स्टॉक फिर से एक कमजोर ओपनिंग देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाजार काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। अच्छे खासे उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं दिन के हाई पॉइंट पर निफ्टी आ चुका है, हरे निशान में पहुंचने की कोशिश होती दिख रही है। महज 4 अंक नीचे निफ्टी है, महज 10 अंक नीचे सेंसेक्स है, 5 अंकों का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में है, लेकिन बैंक निफ्टी जरूर 1/4% अभी कमजोर दिख रहा है। तो यहां पर थोड़ा सा एक रुझान नेगेटिव साइड पर। OMC खरीदेंगे कहीं आप हेमंत? HPBP IOC आज ओपेक की अहम बैठक है, उससे पहले स्टॉक्स में रनअप तो वैसे आना शुरू हो चुका था कल से ही। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक्स अगेन बिलोंग टू अ कैटेगरी विच हैव बीन कंप्लीट आउट परफॉर्मेंस, और अब इस रैली में मेरे ख्याल अभी बहुत दम लग रहा है मेरे को, खासकर BPCL में, क्योंकि कल भी जब मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग रैली दिया, इसमें ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड पे ऐड हुआ है। और आप देखिए कि अब ये जो वीकली चार्ट्स है उस पे भी 850 के बाद ब्रेकआउट के बाद सस्टेन भी कर रहा है। तो मैं ट्रेडर्स का 845 का स्टॉप लॉस लगाकर इसको लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। मेरे हिसाब से 900 से 925 बिकम्स द नेक्स्ट टारगेट जोन, तो वहां तक जाने की तो मुझे बहुत शॉर्ट टर्म में ही उम्मीद है, तो जरूर लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन बनाए BPCL में। ओके, कुछ तेजी की पोजीशन BPCL में ली जा सकती है इस समय, लेकिन काउंटर्स जो फिर से हरकत में आते हुए दिखाई दिए हैं उनमें मैस्टेक आपकी radar पर लाएंगे। करीब 2.5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। क्या पूरे मिड कैप IT स्पेस में इस तरह का रुझान है? क्योंकि आप देखिए हैवी वेट्स में HCL टेक नर्म है, TCS में करीब 0.5% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिल रहा है, इन्फोसिस भी करीब 0.5% की गिरावट पर ट्रेड करता है। और मिड कैप IT में माइंडट्री जैसे काउंटर्स आपके लिए हाजिर करते हैं, वहां पर क्या रुझान बनता हुआ दिखाई दिया है? क्योंकि मैस्टेक में एक सरप्राइजिंग मूव आया है, माइंडट्री भी हरकत में नहीं है, तेजी नहीं हो रही है। कोई खास इंसाइट मैस्टेक के मूव पर विकास, कोई आइडिया क्या हो रहा है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और लार्जली IT में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जहां तक मास्टेक का सवाल है, मुझे लगता है इनकी एक जो कई बार बीच बीच में न्यूज फ्लो आती रहती है, इनकी एक सब्सिडियरी की US में लिस्टिंग की बातें हो रही है, तो वो उसको लेके कोई पॉजिटिव न्यूज हो सकती है जिसकी वजह से मास्टेक में आज मूवमेंट है। और जहां तक IT सेक्टर का सवाल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम अगर रुपए में गिरावट देखते हैं तो जो कि पिछले कुछ दिनों में हुई है, तो उसका एक मेजर बेनिफिशियरी IT क्षेत्र होना चाहिए। और स्टॉक्स अपने ऊपरी लेवल से क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद काफी पिटे हुए भी हैं। और अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले जो 2-4 दिन की जो गिरावट है उसमें IT सेक्टर को इतनी मार नहीं पड़ी है। जो इन्फोसिस नीचे 1910-20 के आसपास आ गया था, वो आजकल 2000 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। तो मुझे लगता है IT एज अ सेक्टर एक मतलब सेफ स्पेस हो सकता है अगर बाजार में गिरावट होती है। और दूसरा भी, अगर आप आने वाले महीनों की बात करें तो बाजार में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो US में फेड रेट हाइक की वजह से है। और अगर वैसा होता है तो डॉलर में स्ट्रेंथ होती है, रुपए में गिरावट होती है, तो उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी IT स्टॉक्स होंगे। और उसके अलावा US में फेड रेट हाइक तभी होगी जब वहां पे इकोनॉमी रिकवरी मोड पे होगी या इकोनॉमिक ग्रोथ पे पूरा विश्वास होगा US फेड को, तो वो भी एक IT क्षेत्र के लिए पॉजिटिव ही है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये सेक्टर फ्रॉम अ मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर IT शेयर पर। वक्त है आप तीनों से ही विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमंत, विकास और राकेश हमारे साथ आज पहला सौदा में जुड़कर अपनी राय देने के लिए बाजार पर। इस बीच बाजार आज के हाई पॉइंट पर हरे निशान में आने की कोशिश करते हुए महज 2-2 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। हालांकि तेजी सिर्फ 10 पॉइंट की है, लेकिन हरे निशान में जरूर आपको मिड कैप इंडेक्स दिखेगा। स्मॉल कैप शेयरों पर भी नजर डालिए, आज वहां पर किस तरह की सिचुएशन है, क्या वहां पर कोई रिकवरी है? जी हाँ, लोअर लेवल से रिकवर करके हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भी गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा है, 600 शेयर कमजोर हैं, 470 शेयर मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो देखते हैं अब ये सिचुएशन भी थोड़ी बदलती हुई दिखती है या नहीं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इतने उठापटक और तेज गिरावट के बाद बाजार का डायरेक्शन आगे क्या रहेगा? क्या 8000 के नीचे निफ्टी जाएगा? क्या खरीदारी का मौका शुरू हो चुका है या इंतजार करना चाहिए? इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और राय लेंगे बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन से छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला सौदा और CNBC आवाज पर मार्केट्स का जो हाल है वो थोड़ा सा नर्म जरूर है, हल्की सी नरमी के साथ ट्रेड्स, लेकिन दिन के लो से कुछ रिकवर करने की कोशिश बाजार जरूर दिखा रहा है। 8120 पर अब निफ्टी थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हुआ मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है और कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स हैं जहां पर पूरा जोश देखने को मिला है। मिसाल के तौर पर कोल इंडिया देखिए 4% की तेजी, जस्ट डायल बायबैक अनाउंस करने के बाद 1.5% तक के गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ और साथ ही हम देख रहे हैं दूसरे काउंटर्स अब 3.5% तक की बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। इस काउंटर में हैवी वेट्स में सन फार्मा, गेल, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर थोड़ा सा तेजी का एक्शन है। हालांकि सेल साइड की पोजीशंस में टाटा मोटर्स, ITC, ONGC जैसे काउंटर्स की पिटाई हो रही है। हमारे साथ आनंद टंडन जुड़ रहे हैं अपनी राय देने के लिए मार्केट पर। आनंद, गुड मॉर्निंग। ऑफकोर्स पूरे हफ्ते में हमने देखा है काफी वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ी है मार्केट को, कल थोड़ी सी रिकवरी और हम उम्मीद यही है कि मार्केट्स 8100 के ऊपर होल्ड कर पाएंगे और यहां से फिर एक पुल बैक दिखा पाएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है उस पुल बैक की, कंसिडरिंग अब इंटरनेशनल फैक्टर्स जो हैं वो कंसर्निंग है। ग्रीस कह रहा है कि 30 जून से पहले वो पे बैक नहीं करेंगे जो भी कर्ज उन्होंने लिया है। US में भी हमने देखा है कल के सत्र में बिकवाली का दबाव आया है। क्या रुझान रहेगा इंडियन मार्केट्स में सेंटिमेंट का और फ्लोस का? देखिए, इस वक्त आपने जैसे कहा वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो कोई बहुत कॉन्क्रीट आंसर नहीं दिया जा सकता इसका। अगर यहाँ पर सपोर्ट होल्ड करता है तो बाजार थोड़ा सा रिकवर करेगा, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से रिजल्ट हैं और आपने जैसे मेंशन किया जो इंटरनेशनल परिस्थितियां हैं तो उसमें अपसाइड भी कैप लगता है। और अगर आप नया अर्निंग्स की उम्मीद जो है काफी गिरावट वाली है तो अगर उसमें भी उसको आप ध्यान रखें तो शायद जो है सपोर्ट कुछ दिनों में वो भी क्रैक हो सकता है। तो इस वक्त आप ये देखें कि कौन कंपनियां ज्यादा गिर चुकी हैं बाजार के बनिस्बत और उसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस की इस वक्त बात करना ज्यादा जरूरी है। यानी कि जो पहले ज्यादा गिर चुकी हैं और इंडेक्स उनके ऊपर है थोड़ा, वहां पर आप थोड़ी सी खरीदारी कर सकते हैं अगर खरीदारी करनी है तो। लेकिन एक स्टॉक जो आज एक्शन में टंडन साहब उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। जस्ट डायल 1550 रुपए में बायबैक किया है, एक्चुअली ओपन ऑफर है न कि ओपन मार्केट परचेज के जरिए, यानी कि टेंडर किया जा सकता है शेयर। 12 लाख शेयरों का बायबैक 170 करोड़ की टोटल साइज है। क्या लगता है, क्या राय बनती है आपकी इस बायबैक पर और क्या करना चाहिए? 1150 रुपए की प्राइस से 1550 रुपए में शेयर टेंडर किए जा सकते हैं। देखिए, ओपन मार्केट परचेज में वेदर कंपनी परचेज करती है या नहीं करती है वो भी कोई जरूरी नहीं है। ओपन मार्केट परचेज नहीं है, यहाँ पर शेयर दिए जा सकते, तो क्या कोई एक ऐसा मौका बन सकता है कि फिलहाल कैश मार्केट में खरीदारी करके बायबैक में टेंडर किया जाए? डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन उसमें आपको ये रेशियो देखना पड़ेगा कि क्या परसेंटेज एक्सेप्टेंस होगा, तो ये आर्बिट्राज पोजीशन बन ही जाएगी। बाईबैक का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि पैसा वापस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है और इससे कंपनी ये संकेत कर रही है कि उसके पास ऐसी कोई रास्ते नहीं है जहां से वो बेटर डिप्लॉय कर सके। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्रोथ जो है आगे जाके थोड़ी सी कम हो सकती है या कंपनी इतना कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि उसको कोई जरूरत ही नहीं है पैसे की। इस वक्त जो कंपनी जस्ट डायल जो है वो ज्यादातर पैसे 6-7 शहरों में ही बना रही है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतना पैसे हो गए कि और आगे ग्रो करने के लिए उनके पास जगह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पैसे देने का मतलब यही हुआ कि मैनेजमेंट के हिसाब से जो उनका कैश जनरेशन है वो काफी है। तो सिग्नल अच्छा है। अगर 1500 रुपए पे एक्चुअली बायबैक कर रहे हैं तो डेफिनेटली खरीद के वापस देना चाहिए मैनेजमेंट को। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा सिग्नल और 1550 के रेट पर वो बायबैक होने वाला है। साथ ही स्टॉक देखिए आज करीब 3% ऊपर है उस खबर पर। लेकिन कोल इंडिया आनंद, कंसिडरिंग सारे एफआई ब्रोकरेजेस अब बुलिश होने लगे हैं स्टॉक पर। मॉर्गन स्टैनली ने इनफैक्ट 450 का टारगेट दिया है, CLS ने 455 का टारगेट दिया है और जो डेवलपमेंट्स कल हुई हैं कि तीसरे चरण के कोल ऑक्शंस जल्द ही शुरू होंगे। अब उम्मीद यही है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की रियलाइजेशन, वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर होती हुई दिखाई देगी। क्या आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में तेजी की पोजीशन लेने की? आज स्टॉक 4% भाग चुका है, 405 पर है। इस साल वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली कोल इंडिया में बेहतर रहेगा, ये साफ जाहिर है। जिस तरह से मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम बढ़ रहा है
उससे दिख रहा है कि प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा। और कोल मिनिस्ट्री ने भी साफ कह दिया है कि वो अब उसको थोड़ा मैकेनाइज करेंगे, जो कि बहुत सालों से प्रॉब्लम थी। कोल इंडिया के पास पैसे की कमी नहीं है और प्रोडक्शन लेवल्स जो हैं हर माइन से कम 10 गुना बढ़ाए जा सकते हैं, 10 गुना बढ़ाए जा सकते हैं बिना ज़्यादा कुछ नई माइंस खोले हुए भी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है और उसमें अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो बड़ी आराम से हो सकता है। प्रॉब्लम ये रहेगी कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो जाएगा कहाँ। और हालांकि फिलहाल कुछ कोल इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो बड़ी जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि जैसे ही जो आपने पहले ऑक्शन किए वो माइंस शुरू हो जाएंगी तो ऑब्वियसली कई कंपनियों को अपने आप प्राइवेट माइंस मिल जाएंगी। और अभी जो नए ऑक्शन मर्चेंट कोल के लिए भी आप करने वाले हैं, उससे कोल प्रोडक्शन और इंडिया में बढ़ने वाला है। तो प्राइस कहाँ तक संभल पाएगी वो दूसरी बात है। वॉल्यूम बढ़ना, प्राइस कम होना, इसका मतलब ये हुआ कि टॉप लाइन शायद उतनी ज़्यादा नहीं बढ़े जितनी उम्मीद लगाई जा रही है। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक ही रहती है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए इससे बेटर स्टॉक शायद आपको मिल जाए। अगर आपको खाली सेफ प्ले करना है तो यस, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर सेफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक जो खबरों के दम पर काफी एक्शन में दिख रहा है टंडन साहब, और उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। नेस्ले, जिस तरह से मैगी को लेकर कंट्रोवर्सीज चल रही है और एक के बाद अब एक धीरे धीरे बैन आते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक कल भी काफी तेज गिरावट दिखा के रिकवर होता हुआ दिखा, आज भी फिर से गिरावट 2% के आसपास की बनती हुई दिख रही है। अब तो इन्होंने खुद मैगी हटा दी है बिक्री से, जब तक कि ये पूरी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो जाती। क्या लगता है, क्या राय बनती है आपकी इस स्टॉक पर? देखिए, कहना मुश्किल है क्योंकि इस वक्त ये साफ नहीं है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी कि नहीं। अगर प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी, जो कि काफी जगह टेस्ट होकर रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये परमानेंट डैमेज है। क्योंकि अगर आप उसमें आप कहते हैं कि प्रोडक्शन में लेड प्रोसेस आ रहा है या नेचुरल प्रोसेस से आ रहा है और वो जितनी चाहिए, जितना अलाउड है उससे कहीं ज्यादा लेवल पे है, तो आपको या तो फिर पूरा रिफॉर्मुलेशन करना पड़ेगा या प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, जो दोनों जो है काफी मुश्किल काम है। अगर बंद करना पड़ा तो ऑब्वियसली परमानेंट डैमेज हो जाता है। मेरे हिसाब से एक्चुअली होगा ये कि एक बार थोड़ी सी कंट्रोवर्सी न्यूज से निकल जाएगी तो उसके बाद थोड़ा बहुत रिपैकेजिंग करके नेस्ले वापस मार्केट में आ जाएगा। वैल्यूएशन अभी भी कोई बहुत ज्यादा सस्ती नहीं थी क्योंकि बहुत स्ट्रेच थी वैल्यूएशन, तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा वापस हाई लेवल वैल्यूएशन जाने के लिए। और इस साल का आप राइट ऑफ ले लीजिए क्योंकि इस साल में अर्निंग्स तो काफी जोर से हिट होने वाली है। लेकिन अगर आप 2-3 साल के नजरिए से लेते हैं तो कंपनी में फिर से वापस निवेश करने लायक संभावना बनती है। ओके, तो यहाँ पर देखना होगा क्या डेवलपमेंट्स आती है। याद रखिए आज दोपहर में मैनेजमेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है और वहां से अपडेट्स लेकर आएंगे कि यहाँ से आगे क्या तैयारी होगी, क्या वो प्रोडक्शन कट करेंगे और मैगी का अगला एक्शन प्लान क्या रहेगा। स्टॉक आज करीब 2-2.5% नीचे है और मैगी के साथ आईटीसी का स्टॉक भी आज टॉप लूजर है हर्षराय, और इनकी ब्रांड भी है नूडल्स की यिप्पी, तो 1.5% का कट वहां पर भी है। तो ये सारे नूडल्स बनाने वाले स्टॉक आज नेगेटिव खबरों के चलते रेडार पर। वक्त है टंडन साहब आपसे विदा लेने का, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में जाने से पहले बता दें बाजार हरे निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स 3 अंक जरूर नीचे, निफ्टी 3 अंक ऊपर, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अब मजबूती थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिख रही है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि इंश्योरेंस कंपनियों का इस वक्त बाजार पर क्या व्यू है, कहां उन्हें मौके दिख रहे हैं इस गिरावट में, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा, और इसके साथ ही इस कमजोर बाजार में कौन से हैं वो शेयर जो आपको अच्छे दामों में निवेश का मौका दे रहे हैं। इस मॉनसून सेल में बम्पर शेयर बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद जीडी शर्मा के साथ। स्टॉक इन फोकस है आज जस्ट डायल का, और हमारे साथ कंपनी के फाउंडर और सीईओ वीएसएस मनी जुड़ रहे हैं। मिस्टर मनी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बायबैक जो आपने डिसाइड किया है, टोटल अमाउंट कितना खर्च करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बायबैक में, अगर उसका हमें अंदाजा दे सके। गुड मॉर्निंग। इसका टोटल अमाउंट करीब 170 करोड़ होगा, 170 करोड़। और क्या ये ओपन मार्केट परचेज के जरिए होगा या फिर टेंडर ऑफर होगा? टेंडर ऑफर होगा, ये प्रोपोर्शनेट। जी एक राय जो मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि पहले आपकी कंपनी के फंड रेजिंग प्लान से उसे खत्म करके आपने बायबैक किया है,
यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है इसलिए आप बायबैक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में लोग ये समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों आप पहले फंड रेजिंग प्लान से अब बायबैक में जा रहे हैं? पहले हमें कुछ M&A अपॉर्चुनिटीज थे, हम उसकी एक्सप्लोर कर रहे थे। उस समय हमें ऐसा लगा कि अगर जरूरत पड़े तो एक एनेबलिंग रेजोल्यूशन होना चाहिए बोर्ड से कि तकरीबन अप टू 1000 करोड़ तक जरूरत पड़े तो। फिर हमने बहुत सारी कंपनीज को देखा और कुछ भी ऐसे नहीं है कि अपने ऑनलाइन स्पेस में जो अभी आप M&A करें, तो हमने ये प्रोग्राम जो है शेल्व कर दिया है कि कभी, क्योंकि अभी हमें लगता है कि और 2 साल लगेगा इकोसिस्टम और अच्छा होने के लिए, तो इसके लिए हमने उसको शेल्फ जब कर दिया तो उसके बाद लोगों का ये भी सवाल होता था कि भाई आप लोग इतना कैश क्यों रखे हैं कंपनी में, करने क्या वाले हैं, और एक्रूवल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनल एक्रूवल्स तो वैसे ही कमा के आ रहा है। तो मिस्टर मणि, आप ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल आपका इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने का, एक्विजिशन करने का कोई इरादा नहीं है इस वक्त? मेरे ख्याल से कम 18 महीने के लिए कुछ नहीं होगा। ओके, तो फिर कंपनी की ग्रोथ किस तरह से आएगी और किस पेस पे आप ग्रो करेंगे, इसका कोई अंदाजा दे पाएंगे? कंपनी की ग्रोथ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारा अभी भी शुरुआत में कहूंगा कि जो बोलते हैं ना स्क्रैच द सरफेस भी नहीं हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में इतना अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में, जितने लोग हैं हिंदुस्तान में सबके सब आज की तारीख में, अब देखिए आने वाले दिनों में दे विल मूव ऑन टू ऑनलाइन डूइंग थिंग्स विच दे वर ट्रेडिशनली डूइंग। अभी वो सब कुछ ही ऑनलाइन में करेंगे, और जस्ट डायल ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आपको जो चीज आप ब्रिक एंड मोर्टर शॉप से खरीदते थे वो हमारे थ्रू खरीद सकते हैं। जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आपके घर तक पहुंचा सकते हैं हम, एंड दैट टू जस्ट विदाउट इवन मेकिंग अ फोन कॉल, बस ऑनलाइन में जाके 2 क्लिक किया आपको वो चीज सुविधा मिल जाएगी। ये काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है मिस्टर मणि, एंड आई एम सरप्राइज्ड यू से कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी या फिर कोई ऐसा प्लेयर नहीं दिखा जिसे आप अक्वायर कर सकते थे, क्योंकि लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हुआ इन द बिजनेस, बट ऑफ कोर्स वो आपका कॉल है। अब ये जो सर्च प्लस की आप जो बात कर रहे हैं, वहां पर किस तरह की ग्रोथ आप एंटिसिपेट करेंगे आएगी इन द कमिंग ईयर्स, और कितना पैसा खर्च होगा इस प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए? आपकी बात सही है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई स्टार्टअप है तो उनको खरीद ले। पहले आपको कल्चरल फिटमेंट देखना पड़ेगा, उनकी टेक्नोलॉजी की स्टैंडर्ड्स देखने पड़ेंगी, जो आपका जो गैप फिल कर रहे हैं वो चीज देखना पड़ेगा। अगर वो चीज नहीं है तो आपको किसी भी चीज को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग न्यूज मेकर बनने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात हमारी सर्च प्लस की ग्रोथ, आप अभी देखेंगे, आप हमारे जितने भी यूजर्स है, हमारे पास करीबन 1.8 मिलियन पीपल यूज जस्ट डायल ऑन अ डेली बेसिस। अब ये सारे के सारे लोग जो सर्च के सेवा उन्होंने आके ट्रांसैक्ट भी करेंगे, और उसकी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और उसमें जिस तरीके से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको 10 ऐप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब एक ही चीज आप। क्या आप क्वांटिफाई कर पाएंगे वैल्यू टर्म्स में कितनी कमाई हो पाएगी सर्च प्लस से इस साल के अंत तक? मैं आज से 10 साल पहले भी क्वांटिफाई नहीं कर पाया, मुझे वो काम आता ही नहीं है क्वांटिफाई करने का। इतना मालूम है कि हमें कंज्यूमर की जरूरत क्या है और उसको फुलफिल कैसे करना है। मोनेटाइजेशन तो अपने आप होगा जब आप अच्छी तरह से काम करेंगे, तो इंटरनेट स्पेस में आपका ध्यान होना चाहिए कंज्यूमर की फुलफिलमेंट, फिर मोनेटाइजेशन अपने आप ही आएगा। हाँ, ये तो क्लियर है कि ग्रोथ आगे जाके और भी अच्छा होएगा, क्योंकि इकोसिस्टम जो है और बेहतर होते जा रहा है। राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर मणि फॉर टेकिंग योर टाइम आउट और बात करने के लिए CNBC आवाज से अपने बायबैक प्लान पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिहिर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार में लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिलता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से FIs ने थोड़ा सा पैसा निकाला। हालांकि आप जैसे फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, अच्छा फंड्स डाल रहे हैं, लेकिन बाजार के डायरेक्शन और माहौल को लेकर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का हिलता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या बुल रन इंटैक्ट है और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं? कितनी डाउन साइड रिस्क बाजार में दिखती है आपको इन लेवल से? आपकी बात सही है कि मार्केट का जो 10% से करीबन करेक्शन हुआ है पिछले 2 महीनों में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नर्वस चल रहा है। लेकिन एक चीज हमें देखनी चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ये था कि उसके पहले के 12 महीनों में बाजार करीबन 30% से ज्यादा चल चुका था। काफी सारे स्टॉक्स 100, 200, 300% के रिटर्न्स दे चुके थे। तो इतना थोड़ा जो यूफोरिया हो गया था, उसका ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा जो फ्रॉथ था बाजार में वो निकल गया है। एंड मेरे ख्याल से ये जो 10% के करीबन का जो करेक्शन हुआ है बाजार में, वो एक हेल्दी करेक्शन है।
थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स थे, जैसे कि ग्रीस हैं, थोड़े ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए हैं। लोकल फैक्टर्स थे, जैसे कि ये मॉनसून के थोड़े कंसर्न्स आए हैं, ड्राउट्स के कंसर्न आए हैं, और एफआई के फ्लोज थोड़े कम हुए हैं। बट मेरे ख्याल से ये लेवल से बाजार में ज्यादा मुझे डाउनसाइड नहीं दिख रहा है, क्योंकि माहौल काफी नेगेटिव हो चुका है ऑलरेडी, और जो भी कंसर्न्स थे लोगों के वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। फिर ऐसे में वोरा साहब, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से किस तरह के रिटर्न्स लार्जली मिलेंगे? क्योंकि जैसे अनिल भी मेंशन कर रहे थे, कॉन्शियसली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदारी की है भारतीय बाजार में पिछले बिकवाली के दिनों में। अब यहाँ से किस तरह के रिटर्न्स एंटिसिपेटेड है और किस सेक्टर को लेकर आप सबसे ज्यादा बुलिश है एट दिस पॉइंट इन टाइम? हाँ जी, हमारा जो थीसिस है इन्वेस्टमेंट का वो ये है कि एक इंडिया में जो डाउनटर्न और स्लोडाउन आया था उसका स्लो सिक्लिकल रिकवरी होगी। इसका जो ट्रिगर होगा और होना चाहिए वो दिख रहा है हमें कि जो स्टार्ट करेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो बजट में एलोकेशन दी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करने की, वो स्टार्ट अपफ्रंट नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में दिखने लगेंगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंटरेस्ट रेट्स का जो कट हो रहा है उससे धीरे धीरे करके सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। कंज्यूमर डिमांड कई सेगमेंट्स में तो वैसे भी रोबस्ट हैं, लाइक कार सेल्स तो ठीक चल रहे हैं, कई सेगमेंट्स थोड़े वीक भी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो सिक्लिकल रिकवरी आएगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन लिंक थीम है उसमें हम थोड़े बुलिश हैं। दूसरी जो हम थीम खेल रहे हैं वो है कि जो माइनिंग एरिया में जो ऑक्शंस हुए हैं, कोल इंडिया वगैरह के जो एक्सपेंशन प्लान्स है प्रोडक्शन के, जो मिनिस्ट्री ने टारगेट्स दिए हुए हैं, उसकी वजह से भी काफी इन्वेस्टमेंट्स होंगी डिफरेंट एरियाज में। तो ये सब मिला के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स किक स्टार्ट होनी चाहिए नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में, और उसके किक स्टार्ट होने से जो सेंटिमेंट सुधरेगा रोड्स वगैरह में, कंस्ट्रक्शन में, उससे धीरे धीरे करके सिक्लिकल रिकवरी चालू होगी। और हम जो बुलिश है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे हैं, हम बुलिश हैं कंस्ट्रक्शन और थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के सेक्टर में, और ऑटोमोबाइल खास करके मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स और कार सेगमेंट्स में, और आईटी में भी अब थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखने लगा है हमें। काफी इंटरेस्टिंग आपने सेक्टर्स बताए मीर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, माइनिंग से जुड़े, जहां पर अब इकोनॉमिक रिकवरी पर भरोसा करके निवेश का मौका बन सकता है। प्राइवेट बैंक्स, ऑटो, साथ ही आईटी। आज थोड़ा सा वक्त कम है, हम आपसे और डिटेल में बातचीत करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय बाजार पर देने के लिए और साथ ही सेक्टर्स पर देने के लिए। और अब वक्त है आपको वो शेयर्स बताने का जिनका सीधा संबंध मानसून से है, यानी कि मानसून में भी ये शेयर आपके लिए करेंगे पैसों की बारिश। हमारे साथ रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो जाने माने जाते हैं अपनी बेहतरीन निवेश पिक्स के लिए। शर्मा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए कौन सा है पहला स्टॉक आपके रडार पर आज? देखिए, आज का मेरा पहला स्टॉक है टाटा मोटर का डीवीआर। टाटा मोटर का डीवीआर, पहली बात तो ये बता दूं कि बहुत जल्दी जो है वो इंडेक्स में शामिल हो रहा है, उसके चलते जो शेयर का और डीवीआर का जो वैल्यूएशन गैप है वो कम होने वाला है और काफी कम हो सकता है, तो ये एक पहला पॉजिटिव है। दूसरा ये है कि टाटा मोटर की परफॉर्मेंस जो है वो मैं समझता हूं कि करंट ईयर से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, और जो एस्टिमेट्स है उसके हिसाब से करंट ईयर में डोमेस्टिक बिजनेस काफी अच्छा हो जाएगा सेकेंड हाफ में, पर्टिकुलरली कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, और उसके अलावा इवन जो कार है और नई जो यूटिलिटी व्हीकल ये जो लॉन्च कर रहे हैं वहां भी परफॉर्मेंस जो है बेटर होने की आशा है। और इन सब के चलते मैं समझता हूं कि टाटा मोटर की करंट ईयर की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है FY16 की, वो करीब करीब 65 से 70 रुपए जो है वो आ सकती है कंसोलिडेटेड अर्निंग। और उसको देखें उसके सामने तो टाटा मोटर डीवीआर आज 4 या 4.5 के पीई पे अवेलेबल है। तो टाटा ग्रुप की इतनी बड़ी कंपनी, और मैं समझता हूं जहां सस्टेनेबल फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो वो अगर आपको इतने वैल्यूएशन पे अट्रैक्टिव हो तो मेरे अवेलेबल हो तो इससे बेटर मैं समझता हूं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है।
ओवरऑल आउटलुक न सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स का और कारों का अच्छा है आने वाले सालों में, बल्कि ये एक बड़ा डिफेंस प्ले भी हो सकता है। ऑलरेडी डिफेंस को ये काफी व्हीकल्स सप्लाई करता है और आने वाले समय में तो ये क्वांटम बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि मेक इन इंडिया और गवर्नमेंट का जो लोकल प्रोक्योरमेंट पे फोकस है डिफेंस प्रोडक्ट्स के मामले में, उसके कारण डिफेंस को सप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी और ये सारी चीजें मिलाकर के टाटा मोटर डीवीआर को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। और इसका मेरा 12 महीने का टारगेट है 400 रुपया। 400 रुपए का टारगेट टाटा मोटर्स का डीवीआर, ये ऑप्टिमम रिटर्न्स आपको देगा अगले 1 साल में। इसके अलावा शर्मा जी क्या चुना है आपने? देखिए, दूसरा मैंने एक शेयर चुना है रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल जैसा कि हम सब जानते हैं कि एडीजे ग्रुप की कंपनी है जो एनबीएफसी भी है, कमर्शियल लोन्स देती है, प्लस बड़ी एएमसी है, प्लस इसके पास बड़ा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, साथ ही साथ कैपिटल मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज भी ये करती है, ब्रोकिंग हाउस है, वेल्थ मैनेजमेंट करती है, प्राइवेट इक्विटी करती है, ये सारी चीजें करती है। और ये सारे बिजनेस एरिया जैसे हैं जहां ग्रोथ पोटेंशियल जबरदस्त है और ग्रोथ आ रही है लगातार और भी आगे आएगी। पिछले 2-3 सालों में निप्पॉन लाइफ ने इसकी एएमसी बिजनेस में स्टेक लिया है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में स्टेक लिया है और हाल ही में मित्सुबिशी बैंक ने तो इसकी रिलायंस कैपिटल में एज ए होल जो है वो भी 2% का स्टेक लिया है। और निप्पॉन लाइफ तो और भी स्टेक जो है एएमसी में बढ़ाने वाला है, हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस में भी बढ़ा देवे। और अगर एसओटीपी वैल्यूएशन पे जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका वैल्यूएशन करीब 700 रुपए के आसपास आता है, लेकिन बहुत भी कंजर्वेटिवली भी मैं पकड़ूं तो मैं समझता हूं कि 12 महीने में ये शेयर बहुत आसानी से 550 रुपए तक जा सकता है। ओवरऑल आउटलुक मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज का और पर्टिकुलरली जिन बिजनेसेस में ये कंपनी है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, एएमसी और इंश्योरेंस बिजनेस, वहां मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। ओके, तो ये 2 बेहतरीन स्टॉक शर्मा साहब की रडार पर अच्छी बड़ी साइज के स्टॉक्स हैं। रिलायंस कैपिटल 1 साल का लक्ष्य 550 रुपए का लेकर चल रहे हैं शर्मा साहब, और साथ ही यहाँ पर खरीदारी करने की राय उनकी टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी है, जहाँ पर 400 रुपए का लक्ष्य है। इंडेक्स में शामिल करने की बातचीत इनको चल रही है, और अगर डीवीआर को इंडेक्स में शामिल किया जाता है तो फिर ऐसे में यहाँ पर फंड बेस्ड खरीदारी काफी कुछ आने की संभावना बनती है। शर्मा साहब को डिस्क्लोजर्स आपके? जी, दोनों ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर ये 2 बेहतरीन मॉनसून पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार में आज फिर से उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ा नुकसान हरे निशान में आने की कोशिश जरूर बाजार कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली का दबाव ऊपर के लेवल पर बरकरार। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ। आगे नजर रहेंगी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर और साथ ही आपके लेकर आएंगे सौदा आपका। नमस्कार। के बाद क्या करे छात्र, साइंस या फिर कॉमर्स की करे पढ़ाई? छात्रों के सामने क्या है ऑप्शंस? करियर के लिए कौन से है बेहतर कोर्स? एनबीसी आवाज बनेगा आपका करियर गाइड पूरे हफ्ते शाम 5 बजे।